चलिए नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। दोस्तों आज की इस वीडियो से हम एक नई जर्नी की शुरुआत आप सबों के लिए कर रहे हैं। खास करके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, खास करके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सम्मिलित होते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, जो बड़े कोचिंग संस्थान आदि में नहीं पढ़ सकते हैं। हमने पिछले 3 साल से आपकी हेल्प किया है और पुनः हम यहाँ पर इस वीडियो के बाद यानी इस वीडियो से हम एक नए जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बातें यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो रिसेंटली सेक्शनल बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम आयोजित हुआ। यहाँ पर हमने ये देखा, अच्छा 2 मिनट में आपका समय लूँगा इस विषय पर, उसके बाद हम यहाँ पर सेशन की शुरुआत करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनिएगा। हमने तो क्वेश्चन का प्रारूप देखा, क्वेश्चन का पैटर्न देखा किस प्रकार से पूछा गया एग्जाम में, लेकिन हमने ये भी देखा कि विद्यार्थियों की मानसिकता क्या है। हमने ये भी देखा कि विद्यार्थियों की मानसिकता क्या है। मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने ये चीज़ें 2 से 3 दिन यानी कि जो एग्जाम आयोजित हुआ है, उसके बाद से जो ये 3-4 दिन का समय बीता है, इस बीच हमने बहुत सारी चीज़ें देखा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना, मैं वैसे विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ जिनकी जो मानसिकता है, वो बहुत नीचे है। समझिए कि वो एक प्रकार से मतलब कि बीपीएससी के अतिरिक्त जो अन्य मतलब छोटे स्तर के एग्जाम होते हैं, ग्रुप सी, ग्रुप डी वाले, उस स्तर की तैयारी है आपकी। और आप सोच रहे हैं कि बीपीएससी आप क्वालीफाई कर जाएँ, तो ऐसा संभव नहीं है। मजबूरन मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। हालाँकि कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका विद्यार्थी सफल नहीं हो। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर रीज़न यह है कि मैंने जिस प्रकार से मतलब जो चीज़ें कमेंट के माध्यम से या फिर कॉल पे या फिर जो मैसेज में मुझे मिला है, मुझे मजबूरन ऐसा बोलना पड़ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न बने हैं, भले ही 2023 के अपेक्षाकृत प्रश्न कम बने हैं, लेकिन हमारे मटेरियल से 2022 से तो प्रश्न बने हैं। लगभग प्रश्न बने हैं। आप चैनल पर जो वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर कम्युनिटी टैब पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर सभी का जो मतलब अभी तक मैंने कुछ क्वेश्चन का पोस्ट किया है, क्वेश्चन हज़ारों की संख्या में, हमने किसी भी इवेंट को नहीं छोड़ा है। लगभग 99% इवेंट को हमने कैप्चर किया है अपने करंट अफेयर्स में। हो सकता है एक आध प्रश्न छूट जाए या फिर किसी प्रश्न को घुमा के पूछा जाता है। मान लीजिए कोई चीज़ खबरों में है, तो उससे संबंधित चीज़ें पूछ ली जाती हैं। हमारा ये प्रयास हमेशा से रहा है कि हम हर चीज़ों को, हर पहलुओं को ध्यान रखें, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपकी तैयारी 2022 की नहीं रही, 2023 पे आप फोकस रहे, तो इसमें मेरी गलती है? बताइए। आयोग ने अचानक से पैटर्न को बदल दिया। 2023 वाला कोई भी करंट अफेयर्स नहीं है। मुश्किल से 2-4 करंट अफेयर्स 2023 का है। लगभग 2022 के पूछे गए हैं। जहाँ पर 10 प्रश्न मैथ के पूछे जाते थे, मैथ के प्रश्न ना के बराबर है, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग ही पूछा गया है। इस पे मैं क्या कर सकता हूँ? हमने प्रूफ आपको दिया है, लगभग प्रश्न यहाँ से करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं और अदर सेक्शन से भी हम धीरे-धीरे आपको प्रूफ दे रहे हैं। प्रश्न बहुत है, हमें मालूम है कि प्रश्न कहाँ से पूछा गया, लेकिन आप लोग यकीन नहीं करेंगे। अगर मैं बोल दूँ फलाना प्रश्न है, ये हमारे मटेरियल से पूछे गए हैं, तो आप लोग बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। उसका प्रूफ हम स्क्रीनशॉट के साथ आपको दे रहे हैं कि हमारे मटेरियल से, हमारे क्लास से है, जो हमने आपको दिया है। अच्छा, हम जो टेलीग्राम पर या फिर यूट्यूब पर ही कम्युनिटी में जो हमारी टीम के द्वारा जो पोस्ट किया जाता है एक-एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट के साथ, आप लोग उसमें क्या कमेंट करते हैं? इतना दिन आप क्लास किए, एक ही क्वेश्चन आपके सेट से आया या फिर आपके पढ़ाया हुआ आया। कितनी छोटी मानसिकता है, समझ रहे हैं? अच्छा, यहाँ मानसिकता की मैं बात कर रहा था विद्यार्थियों की। बीपीएससी एग्जाम जो कि बिहार की टफेस्ट एग्जाम है, बिहार की सबसे बड़ी एग्जाम है और उस एग्जाम में आप अपेक्षा करेंगे कि एसएससी वाले प्रश्न पूछे जाए। लगभग छात्र वही है जो कि एसएससी या फिर जो ग्रुप डी वगैरह हो गया, मतलब वहाँ पे प्रश्न, मैं किसी एग्जाम की बुराई नहीं कर रहा हूँ, उसका लेवल थोड़ा-सा नीचे है। तो तैयारी आप उस एग्जाम की किए हैं और आपकी मानसिकता उस एग्जाम की तरह हो गई है और आप सोच रहे हैं कि बीपीएससी भी क्वालीफाई कर जाए, तो ये संभव नहीं है। जो रेगुलर तरीके से, पूरी सुनियोजित तरीके से, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनसे तो आपका टक्कर होगा ही, मुकाबला तो होगा ही। हाँ, क्वेश्चन का स्तर बढ़ा है, लेकिन एक बात ये भी है, बीपीएससी एग्जाम जो बड़ी एग्जाम है, तो लेवल मुझे लगता है कि ठीक है, मतलब पहले की अपेक्षा बहुत बड़ी है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि पहले के समय में जो एग्जाम आयोजित हुए हैं, खास करके जब प्रीवियस वर्षों के प्रश्न पत्र को आप देखेंगे, तो वन लाइनर फॉर्मेट में वहाँ पे प्रश्न मिलेगा। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि आप लुसेंट पढ़ के भी पहले के समय में बीपीएससी क्वालीफाई कर सकते थे। लेकिन अभी का जो बदलता परिवेश है, बदलता जो प्रारूप है बीपीएससी एग्जाम का, उसको लेकर हम अब चाहते हैं कि इसमें थोड़ा बदलाव हो, क्योंकि पैटर्न जो अचानक से बदल दिया, इसका एक फिक्स सिलेबस ही नहीं है। मतलब वो जारी करना चाहिए था आयोग को, लेकिन वो नहीं किया। उसके लिए हमें अब प्रिपरेशन बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे अच्छी तरीके से करना होगा। तो इस जर्नी में, इस बदलते हुए प्रारूप के साथ हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ बने रहेंगे जिस प्रकार से बने हुए हैं। अच्छा, प्रूफ प्रूफ जो लोग चिल्ला रहे हैं कि प्रूफ चाहिए, टेलीग्राम पर भी वो सभी प्रश्न आपको सेंड किया गया है, एक बार जरूर देखिएगा। और जो भी प्रश्न पत्र में प्रश्न है, हमारे मटेरियल से आप लोग देखिएगा, आपको वहां पर मिल जाएंगे।
अच्छा, ये बात वही सारे छात्र बोलते हैं जो हमारे पास रेगुलर नहीं पढ़े हैं या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, आसान शब्दों में कहें तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के कोई चमचे हैं जो खास करके बड़े कोचिंग है, हमेशा दबाया जाता है। हमारे पास भी ये चीज़ें बहुत होती रहती हैं कि दबाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि हम अभी स्टार नहीं बने, हम एक बड़ा नाम नहीं है यूट्यूब पर या फिर जो बीपीएससी वाला सेगमेंट है इसमें उभरता हुआ नाम है हमारा। चाह रहा है कि इसको दबा दिया जाए। तो ये भी चीज़ें हमें देखने को मिला इस दौरान। तो जो लोग को भी ट्रस्ट है कि यहाँ से चीज़ें एग्ज़ाम में बनते हैं, आप यहाँ पर इस वीडियो को देखिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, इस वीडियो को देखिए, उसके बाद अंदाज़ा लगाइएगा कि यहाँ से आपकी हेल्प हो सकती है। चलिए, आज के इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं 1 से 3 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर से। तो जो भी बिहार में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, यहाँ से आपको भरपूर हेल्प मिलेगी। और ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि इसमें हम बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सर्वश्रेष्ठ संग्रह दे रहे हैं पूरे यूट्यूब पे। ये मेरा आपसे वादा है, पूरे यूट्यूब पे ऐसा करंट अफेयर्स आपको नहीं मिलने वाला है। बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की हम बात कर रहे हैं। ये 662वां क्लास है। ध्यान रखिएगा, कितने दिनों से मैं चीज़ें आपको दे रहा हूँ। चलिए, पिछले वीडियो की बात कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि कला, संगीत और अभिनय में उल्लेखनीय योगदान के लिए बिहार के कितने कलाकारों को, यहाँ पर पूछा गया बिहार के कितने कलाकारों को इस वर्ष 2023 में संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया या फिर दिया गया है। तो 4 कलाकारों को सम्मानित किया गया। इसको लेकर चीजें हमने आपको विस्तृत तौर पर बताया था और आपको ये नाम ध्यान रखना। इनमें 4 नाम है: सुमन कुमार, भरत सिंह भारती, गणेश प्रसाद सिन्हा और रघुवीर मलिक। ये चीजें विस्तृत तौर पे आपको बताया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। हालांकि स्क्रीनशॉट के अतिरिक्त पीडीएफ की अगर हम बात करें तो पीडीएफ ये सारे प्रश्नों का आपको दिया जाता है। वो जानकारी मैं आपको दूंगा कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न पे आ चुके हैं। ये पहला प्रश्न है कि 2 अक्टूबर 2023 को बिहार जातीय गणना के आंकड़े जारी किए गए। बताएं कि इस संबंध में कौन सा मिलान सत्य है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो पूछे गए हैं इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, एक सेकंड यहाँ पर, हाँ, प्रश्न में मिसटाइपिंग हुआ है। यहाँ पर देखिए असत्य होना चाहिए था। आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे असत्य होगा, क्योंकि हमें असत्य विकल्प की पहचान करना है, फिर असत्य मिलान को देखना है। तो असत्य जो है ये डी ऑप्शन वाला है। अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या की प्रतिशतता को यहाँ पर विकल्प में दर्शाया गया है। एक्चुअली में ये 0.68% नहीं, ये 1.68% होगा। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन में देखेंगे जो आंकड़े जारी हुए बिहार जातीय गणना को लेकर या फिर ये जनगणना से संबंधित। तो यहाँ पर देख रहे हैं कैटेगरी वाइज वो चीजों को दर्शाया गया है। अगर हम बात करें अति पिछड़ा वर्ग की तो 36.01%, पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 27.12%, सामान्य वर्ग की बात करें तो 15.52%, अनुसूचित जाति की बात करें तो 19.65%, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 1.68%। ये आंकड़े आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि अगर हम बात करें इस रिपोर्ट की तो आंकड़ों के अनुसार बिहार में 2,83,44,160 परिवार हैं। इसमें ये बातें कही गई, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, जातियों के दृष्टिकोण से या फिर बिहार में जातियों की आंकड़ों की बात करें प्रतिशतता के दृष्टिकोण से, जाति के आधार पर यहाँ पर कैटेगरी वाइज हमने बात किया, अब जाति के आधार पर यहाँ पर लिखा गया। हालांकि इन्हीं सारी जातियों में उपजाति शामिल होती है, जो कि आपको ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ पर हमने प्रतिशतता के दृष्टिकोण से सभी को रखा है। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। इसको लेकर एक वीडियो मैं चैनल पर अपलोड करूंगा। बिहार की जातीय जनगणना को लेकर विस्तृत तौर पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ से ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ अहम जानकारी और है। रिसेंटली मैंने आपको बतलाया भी था इससे संबंधित चीजें एक प्रश्न के रूप में। वो सारी चीजों को यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, बिहार में जो जाति आधारित जो गणना हुई है ये 2 चरणों में पूरा हुआ और मैटर हाईकोर्ट तक भी पहुंच गया था। तो वो चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बिहार में जाति आधारित गणना 2 फेज में पूरी हुई या फिर 2 चरणों में हुई। अब पहले फेज की हम बात करें, आपसे एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में कि बिहार में जाति आधारित गणना की जो कार्य है वो कब से शुरू हुई थी। हमने भी आपको क्वेश्चन पीडीएफ में दिया था। तो 7 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये पहला चरण जो शुरू हुआ ये 7 जनवरी से हुआ और इस चरण में मकानों का सूचीकरण अर्थात मकानों को गिना गया। और आपको ध्यान रखना यह चरण 21 जनवरी 2023 को पूरा कर लिया गया। उसके बाद दूसरे फेज की हम बात करें तो दूसरा फेज जो शुरू हुआ ये 15 अप्रैल से शुरू हुआ था। और आपको ध्यान रखना इस दूसरे चरण की जो बात हो रही है इसमें परिवारों की संख्या, उनके व्यवसाय, शिक्षा और आय आदि से आंकड़े जुटाए।
ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर दूसरे फेज में। ये दूसरे चरण के दौरान लगभग 80% जनगणना का जो कार्य है, वो पूरा हो चुका था। लेकिन बीच में ये जो मामला था जाति आधारित जनगणना का, ये कह सकते हैं हाई कोर्ट पहुँच गया। तो इसमें रोक लग गई थी, जिसके बाद जब रोक लगी तो 1 अगस्त 2023 को क्या हाई कोर्ट ने ये रोक हटा दी थी। हमने आपको जानकारी दिया था। तो 1 अगस्त के बाद पुनः से इसका कार्य हुआ, मतलब 20% जो बचा हुआ था और अभी हाल ही में इसका रिपोर्ट भी जारी कर दिया गया। तो यहाँ से आपको ये संबंधित चीज़ें ध्यान रखना है। चीज़ों को आप विस्तार पूर्वक पढ़िए, तभी जाके आपको एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। अगर आप चीज़ों को वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ेंगे तो बीपीएससी का सपना देखना छोड़ दीजिए। फिलहाल यहाँ पर अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि इस वर्ष 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मनाई गई। बताएं कि गांधी जी से संबंधित कौन सा कथन औसत्य है। हमें औसत्य कथन की पहचान करना है। देखिए, इस तरह के तकरीबन 15 प्रश्न आपके एग्जाम में जो बीपीएससी वाला आयोजित हुआ वहां पर पूछा गया है। ये सभी जो यहाँ पर विकल्प में चीजें दिए गए हैं वो अलग अलग घटनाओं से संबंधित है। हालांकि वो रिलेट करते हैं सभी महात्मा गांधी से हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि बीपीएससी एग्जाम को मद्देनजर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये कभी कमेंट मत कीजिएगा कि सर वीडियो आपका लंबा हो रहा है। अगर आप ये कमेंट करने वाले हैं, मैं देखता हूं इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि सर वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो को आधा घंटा से कम कीजिए, तो ये संभव नहीं है। आप अदर सोर्स को तलाश सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न के हम आंसर की बात में या फिर विकल्पों में देखें कौन सा कथन औसत्य है। तो सबसे पहले विकल्प को देखते हैं। यहाँ पर है कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ये कथन यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। दूसरा, 1917 का चंपारण सत्याग्रह उनका पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी से संबंधित यहाँ पर चीजों को दर्शाया गया, तो ये भी सत्य है। तीसरा विकल्प है चंपारण आने का न्योता उन्हें जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तो ये जो यहाँ पर लिखा गया है ये औसत्य है, क्योंकि उन्हें जयप्रकाश नारायण ने न्योता नहीं दिया था, बल्कि उन्हें जो न्योता दिया था वो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। इसको लेकर हम बात करेंगे। फिलहाल अगला जो पॉइंट है कि रसोइया बतख मियां ने गांधी जी को जहर पीने से बचाया था। देखिए, ये भी कथन यहाँ पर सत्य है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर डी। यहाँ पर ये लिखा गया कि 1917 का चंपारण सत्याग्रह ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह था। हालांकि ये किसान सत्याग्रह या फिर किसान विद्रोह था, जिसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है। तो ये यहाँ पर आपको समझना है। अब यहाँ पर हम विकल्पों पे आते हैं। विकल्पों पर जो हमने चीजों को देखा है, यहाँ पर जो लिखा गया, जो औसत्य कथन की हम लोग बात कर रहे थे, चंपारण आने का न्योता उन्हें जयप्रकाश नारायण ने दिया। एक्चुअली चंपारण आने का जो उन्हें न्योता दिया गया था 1916 का, जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, लखनऊ का अधिवेशन, वहां पर बिहार से राजकुमार शुक्ल पहुंचे थे और चंपारण की दुर्दशा के बारे में महात्मा गांधी को उन्होंने बताया था और महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया था राजकुमार शुक्ल ने। तो इसी आधार पर यह प्रश्न यहाँ पर गलत हो जाता है, जो लिखा गया जयप्रकाश नारायण। अच्छा, एक चीज आपको यह भी ध्यान रखना, आपके एग्जाम में पूछे गए बीपीएससी एग्जाम में कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के रहने वाले हैं, तो उनका गांव का नाम है मुरली भरावा। ठीक है। अच्छा, इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो विकल्प नंबर डी है, ये लाइन आपके बीपीएससी एग्जाम में 69वीं वाले एग्जाम में पूछा गया। तो यहाँ पर लिखा गया है कि रसोइया बतख मियां ने गांधी जी को जहर पीने से बचाया था। एक्चुअली में जब जेल में महात्मा गांधी कैदियों से मिलने के लिए पहुंचे थे, तो अंग्रेजों ने बतख मियां को मतलब कि डरा धमका के दूध में जहर मिला के गांधी जी को पिलाने का आदेश दिया था। लेकिन दूध में जहर तो मिला है, लेकिन बतख मियां ने चुपके से गांधी जी को इसकी सूचना दे दी और गांधी जी जहर पीने से बच गए। तो मिलाया इन्होंने ही था, बतख मियां ने ही मिलाया था, लेकिन इन्होंने सूझबूझ के साथ महात्मा गांधी की जान बचाई। तो यहां से ये चीजें ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा गया। अब गांधी जी के बारे में एक कॉमन प्रश्न, बड़े स्तर के प्रश्न जो हार्ड प्रश्न है पूछे जाते हैं, उसमें आपको ये पूछा जाता है कि जो गांधी जी द्वारा आंदोलन हुआ उसका सही क्रम क्या है, उसका मतलब सही क्रम क्या है। इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में बने। ठीक है, बहुत लोगों को ये आसान लगेगा, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं, जिनको ये डेट ही याद नहीं है, तो उनके लिए बहुत कठिन है। ठीक है, तो गांधी जी द्वारा नेतृत्व में उनके जो आंदोलन चला गया उसका जो सही क्रम है, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह। इसी सत्याग्रह से इन्होंने, महात्मा गांधी ने अपना मतलब सत्याग्रह का जो सिलसिला है वो जारी किया था। ठीक है, तो ये चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन, फिर खेला सत्याग्रह और फिर असहयोग आंदोलन। इसके बाद भी कई सारे और भी हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे शॉर्ट में हमने ये लिख दिया। अच्छा, महात्मा गांधी की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है वो गांधी मैदान पटना में, पूरे विश्व में महात्मा गांधी की सबसे बड़ी प्रतिमा की बात करें तो गांधी मैदान पटना में ये महात्मा गांधी की सबसे बड़ी प्रतिमा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कांच से निर्मित है, जो कि बिस्कोमान के बगल में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में नवे ब्रिक्स संसदीय फोरम में भाग लेने के लिए संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया है भारत से।
तो इसका जो राइट आंसर होगा इस नवे ब्रिक्स संसदीय फोरम में, मतलब जो भारत की तरफ से संसदीय मंडल का नेतृत्व किया गया, आपको ध्यान रखना है राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि हरिवंश नारायण सिंह। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 27 से 29 सितंबर 2023 तक दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है जोहान्सबर्ग, यहीं पर नवा ब्रिक्स संसदीय फोरम में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का या फिर भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व इन्होंने किया है। आप ये ध्यान रखिए। अच्छा, कुछ जानकारी हमने कुछ समय पहले आपको दिया था 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संबंधित। हालांकि यहाँ पर जो नवा संस्करण इसका लिखा गया ये अलग है, इसको लेकर भी चीजें हम देखेंगे आगे। हमारा इसमें अगला पॉइंट जो होगा ब्रिक्स के बारे में, ठीक है, ब्रिक्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं अगले स्लाइड में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, ब्रिक्स के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो 15वां शिखर सम्मेलन है उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। दरअसल ये आपको ध्यान होगा कि ब्रिक्स समूह का जो 15वां शिखर सम्मेलन है हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ही आयोजित हुआ था। कहां पर? तो दक्षिण अफ्रीका एक शहर है जोहान्सबर्ग, यहीं पर आयोजित हुआ था। इस शिखर सम्मेलन में अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और इसके अतिरिक्त संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई कुल 6 नए ब्रिक्स के सदस्य देश बनाए जाने की घोषणा हुई और आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 2024 से ये 6 देश ब्रिक्स में शामिल हो जाएंगे, 1 जनवरी 2024 से। अच्छा, ब्रिक्स के बारे में कुछ चीजें और भी मैं आपको बतलाऊंगा, लेकिन जो 15वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ इसका थीम क्या था? थीम भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, धारणीय विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी, ये ब्रिक्स का मतलब 15वां शिखर सम्मेलन का थीम था। इसके अतिरिक्त ब्रिक्स देशों की पहली शिखर सम्मेलन की बात करें तो 2009 में रूस के येकाटेरिनबर्ग में ये आयोजित हुआ था। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, ब्रिक्स देशों की हम बात कर रहे हैं या फिर ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ब्रिक्स में अगर हम बात करें तो ये दुनिया की उभरती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है। ब्रिक्स में जो 5 अल्फाबेट है BRICS, इसी से जो मतलब जो भी देश इसमें शामिल है, जो देश है उसके प्रथम जो अल्फाबेट है उसी से ये ब्रिक्स शब्द बना है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें वर्तमान में ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। हालांकि स्थापना के वक्त यानी कि जो इसका संस्थापक देश है वो 4 ही है, ब्राजील, रूस, भारत और चाइना। इसमें दक्षिण अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, तो आपको ध्यान रखना है कि साउथ अफ्रीका 2010 में, अर्थात 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था। उसके बाद ये ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया, इसमें एस शब्द बाद में जुड़ा है। ठीक है, तो ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वो 2000 ब्रिक की जो स्थापना हुई थी 2009 में हुई थी और स्थापना के समय इसमें 4 ही देश थे जिसे ब्रिक कहा जाता था। तो साउथ अफ्रीका 2010 में स्थापना के 1 वर्ष बाद जुटा, जिस वजह से इसे ब्रिक्स कहा गया। ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करते रहिए। अगर जो लोग मूल रूप से 17वीं बीपीएससी या फिर बिहार एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक कॉपी तैयार कीजिएगा और उस कॉपी को नाम दीजिएगा बीपीएससी मेकर करंट अफेयर्स, और सभी चीजों को ध्यान से नोट कीजिएगा अगर मूल रूप से अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे। ये नहीं कि एक वीडियो यहाँ से देख लिए, एक वीडियो वहां वो चैनल से देख लिए, नहीं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो निश्चित तौर पे हमें फॉलो कीजिएगा, परिणाम हम आपको अवश्य देंगे। 1-2 कमेंट जो आप लोग करते हैं, बहुत लोग मैं देखता हूं, उन लोगों कमेंट पे आपको नहीं जाना है। आप खुद से आकलन कर सकते हैं कि मटेरियल आपको किस प्रकार का मिल रहा है। दूसरे के ज्ञान से मत चलिए, दूसरे के बातों से नहीं चलना, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने एशियन गेम्स 2023 में मिक्स डबल इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा, इन दोनों की जोड़ी ने गोल्ड मेडल अर्थात स्वर्ण पदक भारत को दिलाया है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर इस प्रश्न का सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया कि जो 19वां एशियाई खेल है इसका जो आयोजन अभी हो रहा है एक्चुअली में, ये चाइना के हांगझोउ में हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आयोजन तिथि है 23 सितंबर 2023 से इसकी शुरुआत हुई है, जो कि 8 अक्टूबर 2023 तक ये आयोजित होगी। और आपको ध्यान रखना है कि टेनिस में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रतियोगिता जो आयोजित हो रही है 8 अक्टूबर को जब ये समाप्त होगी, तो इसके समापन के बाद जो भी चीजें बिहार या फिर भारत के संदर्भ में निकलकर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे, वो चीजें हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर कुछ चीजें हमने और भी शामिल कर दिया है कि 2 बार की विश्व चैंपियन रही निखत जरीन अपने एशियाई गेम्स डेब्यू में, ये डेब्यू एशियन गेम था निखत जरीन का, आपको ध्यान रखना है ब्रॉन्ज मेडल अर्थात कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया। और आपको ध्यान रखना कि भारतीय निशानेबाज किनान चेनाई ने पुरुषों के व्यक्तिगत ट्रैप फाइनल में कांस्य पदक इन्होंने भी अपने नाम किया। अच्छा, ये तो रही बात यहाँ पर, लेकिन अगर हम बात करें भारतीय ओलंपिक संघ की,
तो आपको ध्यान रखना है कि जो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं पीटी उषा, जिन्हें भारत की ट्रैक एंड फील्ड क्वीन के तौर पर जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है वो एशियाई खेल 2023 में भाग लेने वाले भारत के एथलीटों का समर्थन करने के लिए हांगझोउ चाइना पहुंची है। तो ये चीजें एक्स्ट्रा है और यही चीजें एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोगों ने देखा अभी क्या कि जो G20 आयोजित हुआ, G20 कितना सारा बैठक आयोजित हुआ भारत में। G20 के जो कह सकते हैं जो अध्यक्षता थी भारत के पास थी, नवंबर 2023 तक है। एक्चुअली में भारत ने ब्राजील को सौंप दी है, लेकिन नवंबर 2023 तक था। तो G20 के बारे में हमने देखा कि बहुत सारी चीजें आप लोगों ने तैयार किया, हमने आपसे बहुत ज्यादा मेहनत किया चीजें आपको देने में, लेकिन G20 से प्रश्न कहाँ से पूछा है कि G20 के जो देश हैं उस पर जो जीडीपी जो मतलब कह सकते हो कितना कवर कर रही है, और भी कुछ रिलेटेड फैक्ट थे। तो वही प्रकार से यहाँ पर भी समझना है कि सिर्फ हमें ये नहीं पढ़ना कि किस खिलाड़ी ने, किस एथलीट ने कौन सा पदक जीता, बल्कि हमें ये भी पढ़ना है कि उससे संभावित क्या-क्या चीजें हैं, क्या-क्या पॉसिबिलिटी है जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो यही चीजें हैं जो कि आपको औरों से अलग बनाएगा। ठीक है, हमेशा माइंड को पॉजिटिव रखना है और पॉजिटिव चीजें ही सोचना है। फिलहाल अगला हमारा यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर हम एशियन गेम्स की बात कर रहे थे, तो एशियन गेम की शुरुआत कब हुई, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके बीपीएससी एग्जाम में जब प्रीवियस वर्षों के प्रश्न पत्र देखेंगे तो आपको प्रश्न दिखेगा। तो एशियन गेम अर्थात एशियाई खेलों का जो उद्घाटन वर्ष है या फिर जो इसकी शुरुआत हुई थी, नई दिल्ली में 1951 में हुआ था। और बात यहाँ पर एक चीज आप रिलेट करके ये भी रख सकते हैं कि 1951 के एशियन गेम में जो इसका शुरुआती संस्करण था, इसमें भारत ने 51 पदक अपने नाम किया था। देखिए यहाँ पर उसी चीज को हमने लिखा कि भारत 51 पदक जीतकर 1951 में 51 पदक जीतकर जापान के बाद दूसरे स्थान पर आता। दूसरी बार भारत में 1982 में नई दिल्ली में ही एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था, और तभी से अब तक ये दो ही बार है जब एशियाई खेलों की मेजबानी भारत द्वारा किया गया है, दो बार। ये चीजें समझना आपको। एशियाई खेलों की शुरुआत की बात करें तो 1951 में भी तथा प्रत्येक 4 वर्ष पर ये आयोजित होता है। 1951 में जब एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी, आप यहाँ पर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस बैनर के साथ या फिर ये जो पोस्टर पीछे लगा हुआ है इसके साथ आप यहाँ पर साक्षात देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम इसे स्किप करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है कि T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में या फिर क्रिकेट में 300 रन का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम हाल ही में कौन बनी है। ठीक है, ये यहाँ पर प्रश्न के रूप में पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं विकल्प में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और नेपाल। ठीक है, अगर आप क्रिकेट से संबंधित न्यूज नहीं देखते हैं तो मैं आपको ये बता दूं, ये प्रश्न आपके लिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ये कारनामा अभी हाल ही में नेपाल ने किया है। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पर लिखा हमने कि नेपाल की पुरुष टीम ने मंगोलिया के खिलाफ एशियाई खेलों के ग्रुप मैच के दौरान इतिहास रच दिया। इतिहास कैसे रचा वो यहाँ पर देखिए। दरअसल नेपाल ने 20 ओवर में 314 रन का सर्वोच्च स्कोर बनाया और T20 क्रिकेट के इतिहास में 300 रन का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन गई नेपाल। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो ये स्कोर बड़ा है इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आईसीसी ने हाल ही में एशियाई खेलों में क्रिकेट मैचों को अंतरराष्ट्रीय T20 मैच का दर्जा दिया है। जो आईसीसी है ये क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है और आधिकारिक तौर पर एशियन गेम में जो ये मैच आयोजित हुआ T20, इसे अंतरराष्ट्रीय मैच का दर्जा दिया। इस लिहाज से ये आंकड़ा बहुत हो जाता है। 300 रन का स्कोर T20 के इतिहास में कोई भी टीम पार नहीं की, वो पहली टीम बनी नेपाल। अच्छा यहाँ पर एक रिकॉर्ड और भी टूट गया। युवराज सिंह जो भारतीय खिलाड़ी हैं, आपको ध्यान रखना इसके बारे में यहाँ पर जानकारी मैं दूंगा जो रिकॉर्ड टूटा है। तो अगला पॉइंट है कि नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने युवराज सिंह के सबसे तेज T20 का जो अर्धशतक है, युवराज सिंह ने 12 बॉल में 50 रन का आंकड़ा पूरा किया था। तो 2007 में इंग्लैंड के विरुद्ध ये 12 बॉल में युवराज सिंह ने ये रिकॉर्ड बनाया था। इस रिकॉर्ड को भी ये दीपेंद्र सिंह एरी ने तोड़ दिया। अब ये रिकॉर्ड कैसे टूटा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दीपेंद्र सिंह एरी ने सिर्फ 9 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 10 गेंद में 52 रन की नाबाद पारी खेली, अर्थात वो नॉट आउट रहे, और सिर्फ उसमें जो छक्के थे वो 8 छक्के थे। सिर्फ और सिर्फ 4 रन वो डबल भाग के लिए थे, 2 बार मतलब 2-2 रन करके। तो समझिए कि 10 गेंद में उन्होंने 8 छक्के लगाए, 8 छक्के 48 हो गया और 4 रन एक्स्ट्रा। तो 52 रन का स्कोर महज 10 गेंद में इन्होंने अपने नाम किया। अंतरराष्ट्रीय मैच की यहाँ पर बात हो रही है।
तो इस लिहाज से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी चीज़ों को हमको विस्तार से पढ़ना है। बीपीएससी एग्जाम में करंट अफेयर्स का पोर्शन बड़ा होता है। ये पहला क्लास है तो थोड़ी बातें मैं आपसे ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद हम जब नेक्स्ट से चलेंगे तो चीज़ें हम उसी प्रकार से जिस तरह से चलते थे, उस प्रकार से लेके चलेंगे। तो चीज़ें विस्तृत तौर पर पढ़ेंगे, जब करंट अफेयर्स के प्रश्न ज़्यादा हैं तो वेटेज भी हमें ज़्यादा देना चाहिए। तो इस लिहाज से विस्तृत तौर पर पढ़ेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्रिकेट की बात हो रही है तो क्रिकेट के बारे में आपको जानकारी दे दूँ कि हाल ही में एशिया कप 2023 आयोजित हुआ था। ठीक है, इसको लेकर हमने आपको जानकारी क्या दिया था कि भारत ने श्रीलंका को हराकर, एक्चुअली में हराकर नहीं बल्कि 10 विकेट से, रिकॉर्ड 10 विकेट से हराकर ये एशिया कप का खिताब भारत ने 2023 वाला अपने नाम किया था, श्रीलंका को हराकर। ये टीम इंडिया ने 8वीं बार इस खिताब को अपने नाम किया। इसके अतिरिक्त कुछ और भी पॉइंट है। इससे पहले भारत 1984, 88, 90, 91, 95, 2010, 2016, 2018 में कुल 7 बार अपने नाम किया था। 2023 में ये 8वीं बार भारत ने इस खिताब को जीता है। अच्छा, भारत ने ये टूर्नामेंट 7 बार वनडे फॉर्मेट में और 1 बार टी20। अच्छा, यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो आईसीसी है, जो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है, ये 3 फॉर्मेट में वर्तमान समय में क्रिकेट का आयोजन करती है। एक है सबसे छोटा टी20, फिर बीच में आता है वनडे और सबसे लास्ट में जो बड़ा फॉर्मेट है वो होता है टेस्ट। तो आपको ध्यान रखना, 7 बार वनडे में और 1 बार टी20 में जीता है। जबकि श्रीलंकाई टीम 6 बार इस खिताब को अपने नाम किया, 6 बार में 5 बार वनडे है, 1 बार टी20 है। अगला है कि श्रीलंका 5 बार वनडे में, अच्छा वही चीज यहाँ पे लिख दिया गया है। अच्छा, अगला पॉइंट है कि पाकिस्तान की टीम सिर्फ 2 बार ही चैंपियन बनी है। तो ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाने योग्य है, पूछे जा सकते हैं। क्रिकेट के बारे में बात हो रही तो क्रिकेट के बारे में कुछ और भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्य हैं, जैसे कि आईपीएल के बारे में, जो 16वां संस्करण आयोजित हुआ 2023 में। डब्ल्यूपीएल विमेंस प्रीमियर लीग ये पहला संस्करण था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुंबई इंडियंस पहले संस्करण का विजेता रहा, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। इसके अतिरिक्त आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का 8वां संस्करण अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में आयोजित हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 6ठी बार इस खिताब को अपने नाम किया, मेजबान दक्षिण अफ्रीका को हराकर। और वहीं पर अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पे महिला वर्ग की बात हो रही थी और वहीं पे पुरुष वर्ग की हम यहाँ पर बात करें तो आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप ये भी इसका 8वां संस्करण था। मेजबान इसका ऑस्ट्रेलिया था और इस खिताब को इंग्लैंड ने दूसरी बार अपने नाम किया है, और किसे हराकर, तो पाकिस्तान को हराकर। तो ये चीजें यहां से समझिएगा। और वहीं पे आईपीएल में एक रिकॉर्ड ये बना कि चेन्नई सुपर किंग ने 5वीं बार आईपीएल की ट्रॉफी को अपने नाम किया है, और ऐसा करने वाली चेन्नई सुपर किंग दूसरी टीम है मुंबई इंडियंस की बात, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने पहले ही 5 बार इस ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है। अच्छा, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये एक हॉट टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। जुलाई तक का यहाँ पर हमने अपडेट किया है, जुलाई 2023 तक का, पुरुष और महिला वर्ग दोनों में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। चलिए हम इसे स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने हाल ही में कच्चे तेल पर आकस्मिक लाभ कर यानी कि विंडफॉल टैक्स 10,000 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर कितना कर दिया है, जो कि 30 सितंबर 2023 से प्रभावी है। देखिए, इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा, ये बढ़ाकर कर दिया गया है 12,000 रुपये प्रति टन, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। इससे पहले सितंबर महीने में ही ये 10,000 बढ़ा कर किया गया था, बढ़ा के ये 6,700 से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति टन किया गया था, लेकिन इसे पुनः से बढ़ाकर कर दिया गया 12,000 रुपये प्रति टन। अब यहाँ पर इसके बारे में चीजों को हम लोग देखेंगे विस्तृत तौर पर कि सरकार ने, यानी कि भारत सरकार ने हाल ही में घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पर आकस्मिक लाभ कर यानी कि विंडफॉल टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया, जो कि आपको ध्यान रखना कि 10,000 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर इसे अब 12,000 रुपये प्रति टन कर दिया गया। अब विद्यार्थी यहाँ पर देखिए, जिनकी मानसिकता छोटी है वो क्या बोलेंगे। मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि विंडफॉल टैक्स को सरकार ने कितना बढ़ाया है, यहाँ पर हमने क्या पूछा, बढ़ाकर कितना कर दिया, यानी कि यहाँ पर जो लिखा गया है बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो 12,000 कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न में आपसे पूछा जाए कितना बढ़ाया गया, ठीक है, तो हमने पीडीएफ में तो यही नहीं लिखा है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि कितना बढ़ाया गया। तो ये कॉमन सेंस काम नहीं करेगा कि 10,000 से बढ़ा के 12,000 किया गया तो 2,000 बढ़ा, ये चीजें नहीं है। बहुत सारे लोग जो कमेंट किए हैं, देख के मतलब हंसी भी आता है कुछ कुछ कमेंट को। मैं अगर एक क्वेश्चन को पोस्ट करता हूँ तो बस हो गया, आपको एक ही क्वेश्चन में इतना दिन पढ़ाए, 2-2 घंटा आप लिए हर दिन समय, एक ही क्वेश्चन में खुश हो गया। कम से कम 2 ही प्रश्न बनते तो मैं समझता है आपके बीपीएससी मेकर से 2 प्रश्न कम से कम एग्जाम में आए। एक प्रश्न में क्या होगा, सैकड़ों कमेंट है इनबॉक्स में, देखिएगा आप लोग देखते हैं कुछ कमेंट जो उसमें गाली गलौज लिखा रहता है, जो मतलब समझते हैं विकसित माइंड जिनका नहीं है, जो मतलब किसी के रिस्पेक्ट करने की, जिन्हें मतलब कोई परवरिश उस तरह की नहीं मिली है, वो लोग इस तरह के करते हैं। गिने चुने लोग हैं जो इस तरह के गाली गलौज खासकर करते हैं, लेकिन असभ्य बातें बहुत लोग बोलते हैं। फिलहाल आप लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं कि सर इग्नोर कीजिए वो सारी चीजों को, तो इसलिए हम यहाँ पर अब उन लोगों को रिप्लाई करना ही छोड़ दिए। जो लोग ज्यादा प्रूफ प्रूफ करते हैं, चलो भाई तुम जाओ, तुम्हारे यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म तुम्हारे काम का नहीं।
चलिए, अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे, इसे 10,000 से बढ़ाकर 12,000 किया गया। तो ये नई दरें जो हैं, ये 30 सितंबर 2023 से लागू हो चुकी हैं। हालाँकि इससे पहले 15 सितंबर 2023 को ये 6700 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति टन किया गया था। उसका ज़िक्र यहाँ पर किया गया है। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसके अतिरिक्त कई सारे और भी टैक्स हैं। अच्छा, यहाँ पर जो विंडफॉल टैक्स की हम बात कर रहे थे, इसको हम आपको समझाएँगे, ये टैक्स आखिर क्या होता है, किस स्थिति में लगाया जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त यहाँ पर लिखा गया डीजल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स से घटाने का फैसला किया गया, जो कि 5.5 रुपये प्रति 5 रुपये से कम करके ये 5 रुपये 5.5 रुपये से कम करके 5 रुपये प्रति लीटर किया गया, यानी कि 50 पैसे की इसमें कमी की गई। और इसके अतिरिक्त एविएशन टरबाइन फ्यूल की अगर हम बात करें, एटीएफ की बात करें, तो आपको ध्यान रखना है विंडफॉल टैक्स में कटौती की गई है इसको लेकर के। यह 3.5 रुपये से घटाकर 2.5 रुपये किया गया है, यानी कि 3.5 रुपये से घटाकर 2.5 रुपये किया गया है। तो ये यहाँ से ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पर जो हम विंडफॉल टैक्स की बात कर रहे थे, ये आखिर होता क्या है? अब यहाँ पर हम इसको समझते हैं। दरअसल यहाँ पर आपको ये जानकारी दे दूँ कि केंद्र सरकार ने विंडफॉल टैक्स तेल कंपनियों को होने वाले मुनाफा पर लगाया, यानी कि जो टैक्स लगाया गया है, इसकी शुरुआत एक्चुअली में जो हुई थी 1 जुलाई 2022 को हुई थी। पहली बार ये पेट्रोल और एटीएफ, यानी कि एविएशन ऑफ, यहाँ जो हमने जानकारी दिया, एविएशन टरबाइन फ्यूल, तो इस पर लगाया गया था। और यहाँ पर लगाया गया, लिखा गया है कि 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13 रुपये प्रति लीटर ये निर्यात शुल्क लगाया गया था। तो यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं विंडफॉल टैक्स की, तो मूल रूप से इस प्रकार के जो टैक्सेस आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो कर देख रहे हैं, वो किसे लगाया जाता है? तो जितनी भी तेल कंपनियां जो उन्हें मुनाफा होती है, उस पर ये टैक्स लगाया जाता है। होने वाले मुनाफे पर, जो मुनाफा हुई है, उस पर ये टैक्स लगता है। ठीक है, आई होप कि आप इसे समझ सकते हैं। इस टैक्स की एक बात यहाँ पर यह है कि प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पर इसका समीक्षा करती है, इसका सर्वेक्षण करती है सरकार, उसके बाद पुनः से इसमें बदलाव होते रहते हैं, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, तो ये यहाँ पर आप ध्यान रखिए। चलिए, अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा छठा प्रश्न। अच्छा, छठा प्रश्न 2 बार आ गया क्या? चलिए कोई नहीं, फिर हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहां पर भारत के पहले कार्टोग्राफी यानी कि मानचित्रण म्यूजियम का लोकार्पण अर्थात इनॉग्रेशन किया गया है? कहां पर किया गया है? ये भारत का पहला मानचित्रण म्यूजियम है या फिर कार्टोग्राफी म्यूजियम है। देखिए, इसका जो अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ, ये कहां पर हुआ? तो राइट आंसर होगा मसूरी। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर? तो मसूरी में, उत्तराखंड में मसूरी एक स्थान है वहीं पर। हाल ही में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मसूरी में, ध्यान रखिएगा, मसूरी में भारत का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम का लोकार्पण अर्थात इनॉग्रेशन किया है। ये यहाँ से ध्यान रखिए। अब चीजें यहाँ पर आपको देखना है कि इस म्यूजियम में जॉर्ज एवरेस्ट और उनके सहयोगी की तरफ से किए गए अलग अलग खोज और एवरेस्ट की मापी गई ऊंचाई के बारे में दर्शाया गया है, और साथ ही मोम के पुतले बनाकर भी प्रदर्शित किया गया है। जॉर्ज एवरेस्ट, ये वही नाम है जिसके नाम पर ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट नाम पड़ा है। जो सबसे बड़ी पर्वत है माउंट एवरेस्ट, ये इन्हीं के नाम पर पड़ा है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि देखिए, उसी जगह यहाँ पर हमने लिखा है कि भारत के प्रथम सर्वे जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट थे, जो कि हाल ही में इनकी 4 जुलाई 2023 को 232वीं जयंती मनाई गई है। और आपको ध्यान रखना है, वे 1830 से लेकर 1843 तक तकरीबन 13 साल भारत के सर्वेयर जनरल रहे थे। और आपको ये भी ध्यान रखना है, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा करके संबोधित किया जाता है। ये कॉमन सा, बहुत आसान सा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस म्यूजियम की जो कार्टोग्राफी म्यूजियम अभी हाल ही में मसूरी में इसका लोकार्पण किया गया, ये इसका जो विषय वस्तु है, ये जॉर्ज एवरेस्ट और उनके सहयोगियों द्वारा जो कार्य किया गया, ये इसकी विषय वस्तु है। उसका पूरा का पूरा संकलन, पूरा ब्यौरा वहां पर किया गया है। साथ ही उनकी और उनके सहयोगियों की मोम की प्रतिमा भी वहां पर स्थापित की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण ने किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा देने के लिए हाल ही में किस बैंक के साथ एक समझौता किया? देखिए, अभी जो समझौता हुआ है, ये किया गया बैंक ऑफ इंडिया के साथ, अर्थात बीओआई। बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्ट में कहा जाता है बीओआई। तो बैंक ऑफ इंडिया के साथ अभी हाल ही में समझौता किया गया, उसी का जिक्र यहाँ पर कर दिया गया है। इसका एक्चुअली में मूल उद्देश्य क्या है कि किसानों और व्यापारियों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना। इसी को लेकर अभी हाल ही में ये समझौता किया गया बैंक ऑफ इंडिया के साथ। किनके द्वारा, मैंने कौन किया है? तो भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण ने।
अच्छा, यहाँ पर अब हम नजर डालते हैं विकल्पों पर। जो विकल्प आप देख रहे हैं, जो पहला विकल्प है रिजर्व बैंक, और यानी कि जो विकल्प नंबर बी में है रिजर्व बैंक, और सी में जो है वो एक्जिम बैंक है। रिजर्व बैंक जो है ये भारत की सर्वोच्च बैंक है और सभी बैंकों का संचालक है। 1934 के प्रावधान के आधार पर ये रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, रिजर्व बैंक का जो लोगो है उसमें जो प्रतीक चिन्ह है उसका बाघ और ताड़ का पेड़। लोगो से संबंधित प्रश्न रिसेंटली आपके एनटीपीसी बीपीएससी एनटीपीसी में एग्जाम में पूछा गया था। इसके अतिरिक्त जो एक्जिम बैंक देख रहे हैं आप, एक्जिम बैंक से भी संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। जो भारत का आयात निर्यात बैंक है, हम लोग इसे आसान शब्दों में कहते हैं कि भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है, तो एक्जिम बैंक है। एक्चुअली में भारत से जो भी आयात निर्यात होते हैं उनका जो देख रेख होता है वो एक्जिम बैंक ही करता है। ये चीजें यहाँ से समझना है आपको, ठीक है। अच्छा, 70वीं बीपीएससी के बारे में यहाँ पर एक पोस्टर लगाया गया है, मैं आपको इस वीडियो के अंत में इसकी जानकारी दूंगा। चलते हैं फिलहाल यहाँ पर अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2022, एक्चुअली में 2023, तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज कर सकते हैं। देखिए, हर लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, लेकिन कुछ छात्र यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, कौन सा राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला, और यहाँ पर गलती आपको, अच्छा यहाँ पर विकल्पों में भी गलती किया गया है। विकल्पों में गलती क्या किया गया कि राज्य का नाम नहीं दिया गया बल्कि यहाँ पर शहर का नाम दिया गया है। चलिए हम यहाँ पर राज्य जो है यहाँ पे हम कट कर देते हैं, यहाँ पे शहर ही लिख देते हैं, ठीक है। एक्चुअली में जो प्रश्न यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर जो विकल्प होना चाहिए था वो राज्य होना चाहिए था। अच्छा, हमने प्रश्न को चेंज कर दिया, यहाँ पर शहर दे दिया है। तो किस शहर को सर्वश्रेष्ठ शहर का, यहाँ पर भी जो राज्य लिखा गया यहाँ पर भी शहर होगा, सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर सी, यानी कि इंदौर। एक्चुअली में जो मैंने राज्य यहाँ पर बोला आपको, सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार मिला ये मध्य प्रदेश को मिला है, ठीक है। प्रश्न में आपको इस प्रकार से उलझाया जा सकता है, हालांकि ये हम नाकाम रहे। यहाँ पे प्रश्न में विकल्प में थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, राज्य देना था वहां पे शहर दे दिया गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम चीजों को देखते हैं। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 और 27 सितंबर 2023 को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर मध्य प्रदेश, ये प्रॉपर स्थान आपको ध्यान रखना है, ये डेट आपको ध्यान रखना है। कहां पर, तो 26 और 27 सितंबर, ये 2 दिवसीय कर सकते हैं आयोजन था ब्रिलियंट कॉन्क्लेव कन्वेंशन सेंटर इंदौर मध्य प्रदेश। यहीं पर इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया। और आपको ध्यान रखना, 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा विजेताओं को यहाँ पर सम्मानित किया गया। और अगर हम बात करें विजेताओं की, जो सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला, ये मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर। इंदौर को सबसे स्मार्ट सिटी का पुरस्कार मिला, और इसके बाद जो शहर रहा गुजरात का सूरत, उसके बाद तीसरे स्थान पर रहा आगरा। ये सर्वश्रेष्ठ शहर की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी चीजों के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि इस प्रतियोगिता में विभिन्न श्रेणियों में कुल 61 पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किया गया, और इसमें इंदौर को 4 श्रेणियों में कुल 7 पुरस्कार दिया गया, और मध्य प्रदेश को नंबर 1 राज्य का पुरस्कार दिया गया, यानी कि मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। और इसके अतिरिक्त इसका जो आपको ध्यान रखना है, इसका चौथा संस्करण था, जो यहाँ पर आपको मैंने जानकारी दिया इसके बारे में। ये इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव, ये इसका चौथा संस्करण था। और इस प्रतियोगिता का जो आयोजन होता है केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है। और जो आपको ध्यान रखना, 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, और ये स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत होता है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यही स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत ये इस इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव आयोजित होता है, ये इसका चौथा संस्करण था। फिलहाल यहाँ से इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात ब्रो, शॉर्ट में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को ब्रो कहा जाता है, तो इसके 28वें महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। तो इनका नाम है रघु श्रीनिवास, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास 30 सितंबर 2023 को सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 28वें महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया, और उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी का स्थान लिया है, ठीक है। सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि कौन ग्रहण किए, जरूरी ये भी है कि किनका उन्होंने स्थान दिया है, यानी कि इससे पहले इस पद पर कौन थे। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कुछ जरूरी फैक्ट की जो रिसेंटली हमने आपको बतलाए थे, तो रिवीजन पर्पज से चीजों को पुनः देख लीजिए कि लद्दाख में ही दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है, जिसे कि आपको ध्यान रखना सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 में बनाया था, और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 19,300 फीट है। और आपको ध्यान रखना है कि चीन सीमा के पास उमलिंगला दर्रे में स्थित है।
आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। यही उमलिंगला दर्रे में 19,300 फीट की ऊंचाई पर ये बनी सड़क है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर ये बनी सड़क है, जो आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ चीजें और भी थी, वो हम लोग देख लेते हैं कि इस सड़क को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। सीमा सड़क संगठन की बात करें तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। एक्चुअली 7 मई 1960 को उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों के दूर दराज क्षेत्रों में जो राज्यों की अवसंरचना और विकास की बात होती है, इसके माध्यम से भारतीय सीमा को सुरक्षित करने के उद्देश्य से ये 7 मई 1960 को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। यही इसका उद्देश्य था जिसको लेकर स्थापना हुई इसकी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 10वां प्रश्न आपके समक्ष है कि किस यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर गणितज्ञ रुई क्रिशियांग झांग को प्रतिष्ठित 2023 शस्त्र नवारोजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, इसका राइट जो आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है ये किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, तो राइट आंसर होगा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। यानी कि विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपको जानकर दूं कि अमेरिका के बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर गणितज्ञ रुई किस्यांग झांग, ये नाम थोड़ा सा अटपटांग है, रुई किस्यांग झांग को 2023 के शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पर एक शब्द है शस्त्र, ठीक है, ये रामानुजन पुरस्कार अलग है, अगर शस्त्र शब्द जुड़ जाए तो वो अलग है। तो आपको ध्यान रखना 2023 का जो पुरस्कार है ये गणितज्ञ रुई किस्यांग झांग को मिला। और इसके अतिरिक्त 2022 में हमने जानकारी दिया था यूनकिंग टैंग को मिला था ये पुरस्कार 2022 में, और ये भी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले अमेरिका के ही प्रोफेसर थे, सहायक प्रोफेसर। 2022 में आप जब देखेंगे तो आपको मैंने जानकारी दिया था, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ये पॉइंट है कि प्रति वर्ष 32 वर्ष या फिर उससे कम आयु के गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है ये पुरस्कार। देखिए इस पुरस्कार की बात करें, जो ये आप यहाँ पे 32 वर्ष देख रहे हैं, 32 वर्ष या फिर इससे कम, एक्चुअली में महान गणितज्ञ जो होते हैं 32 वर्ष से या फिर कम आयु के, उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब ये 32 वर्ष भी जो यहाँ पे लिखा गया है, इसे तो 30 भी रखा जा सकता था, लेकिन 32 यहाँ पे क्यों रखा गया, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। दरअसल जिस महान गणितज्ञ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, रामानुजन की, इनके बारे में ध्यान रखिएगा, इन्होंने 32 वर्ष की आयु में अपना मतलब शरीर को त्याग दिया था। तमिलनाडु में जन्मे थे और एक महान गणितज्ञ हुए। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक चीज सजेस्ट करने वाला, एक मूवी जो आप देखेंगे तो इनके बारे में आप चीजों को जान पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर हम फोकस करते हैं, इस पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2005 में इन्हीं के सम्मान में, रामानुजन के सम्मान में। अब यहाँ पर अगला जो पॉइंट है ये मैं आपको जानकारी देता हूँ। जो भारत में जो पुरस्कार दिया जाता है रामानुजन पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है बीजीय ज्यामिति और विनिमयशील बीजगणित। जब आप अगर मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन करेंगे तो इसको आप पढ़ेंगे, अलजेब्रिक ज्योमेट्री एंड कम्यूटेटिव अलजेब्रा। तो इसके लिए, इसमें उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रोफेसर डॉक्टर नीना गुप्ता को वर्ष 2022 का रामानुजन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, जो बात मैं यहाँ पर रामानुजन के बारे में कह रहा था, जो महान गणितज्ञ हुए, इन पर आधारित एक साउथ मूवी है, बहुत मतलब मिलियन में व्यू है। आप उस मूवी को देखिएगा, बहुत सारी चीजें वहां पर आपको सीखने को मिलेगा। उस मूवी में पूरा विस्तार से चीजों को दर्शाया गया है। कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको दे दूं, उस मूवी में जो चीज दिखाया गया है उस आधार पर हमने यहाँ पर चीजों को लिखा है, आप सभी को ध्यान से पढ़िए। देखिए श्रीनिवास रामानुजन की बात करें तो इन्हीं से प्रभावित होकर इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी, जो आप यहाँ पर शस्त्र रामानुजन पुरस्कार की हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 वर्ष या फिर उससे कम आयु के जो भी मतलब गणितज्ञ होते हैं, तो उन्हीं गणितज्ञ या फिर उन्हीं व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और पुरस्कार स्वरूप 10,000 अमेरिकी डॉलर की नगद राशि प्रदान की जाती है। चेक प्रदान नहीं की जाती है, बल्कि नगद राशि प्रदान की जाती है। आपको ध्यान रखना है, श्रीनिवास रामानुजन की बात करें तो उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को, ध्यान रखना, इरोड गांव जो कि चेन्नई, उस समय जब ये 1887 की हम बात कर रहे हैं तो चेन्नई का जो पुराना नाम है वो मद्रास है, उस समय इसे मद्रास कहकर जाना जाता था। तो चेन्नई मद्रास से तकरीबन आपको ध्यान रखना 400 किलोमीटर दूर ये इरोड गांव है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 को। 1913 में इन्होंने ब्रिटिश गणितज्ञ एच हार्डी के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया। एच हार्डी को उन्होंने पत्र लिखकर भेजा था भारत से, और उन्होंने मतलब फिर उसके बाद इन्हें श्रीनिवास रामानुजन को वहां पर बुलाया और वहां पर उन्होंने शोध किया। आपको ध्यान रखना है कि जिसके बाद वे ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज चले गए, रामानुजन की यहाँ पर बात हो रही है, और वहां पर श्रीनिवास रामानुजन ने संख्याओं के विश्लेषणात्मक सिद्धांत में पर्याप्त योगदान दिया और बहुत सारी थ्योरी इन्होंने लिखी। और यहाँ पे आगे लिखा गया है कि और दीर्घवृत्तीय कार्यों यानी कि एलिप्टिक फंक्शन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। अच्छा, यहाँ पर आपको एक जानकारी ये दूं,
चलिए ये पॉइंट देख लेते हैं पहले कि भारत लौटने के बाद लंबी बीमारी के कारण 26 अप्रैल 1920 को महज 32 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया और इन्हीं के सम्मान में जो इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 को, इन्हीं के सम्मान में नेशनल मैथमेटिक्स डे यानी कि राष्ट्रीय गणित दिवस भारत में मनाया जाता है। अब इसके बारे में एक जानकारी मैं आपको ये दे दूं, श्रीनिवास रामानुजन के बारे में जो मूवी में दर्शाया गया है, आप लोग अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पे वो मिल जाएगा, तो उस मूवी में दर्शाया गया कि वे बचपन से ही जो उनकी प्रतिभा थी गणित को लेकर बहुत ज्यादा मतलब विकसित थे, यानी कि अदर सब्जेक्ट पे बिल्कुल वो जीरो थे, लेकिन मैथमेटिक्स में वो हीरो थे। उस मूवी में ये चीज़ दर्शाया गया और उन्होंने मतलब मूवी में इस बात का भी ज़िक्र किया है कि एक देवी है जो मतलब उनकी कुल देवी जो सपने में आके उन्हें मैथमेटिक्स का फ़ॉर्मूला बताती है, जो थ्योरम बताते हैं, बाद में वो उन्हें कॉपी में नोट करते हैं, अपने डायरी में नोट करते हैं। अच्छा इसके पीछे क्या रहस्य वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो थ्योरम उन्होंने अभी तक दिया है, उनमें अधिकतर जो थ्योरम है वो अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है। और थ्योरम की जो वैल्यू होती है जब तक वो प्रूफ नहीं होती है तब तक उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो उनमें से अधिकतर थ्योरम जो है वो प्रूफ अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है? और अभी भी वैज्ञानिक इस पे लगे हुए हैं और मूवी में ये चीज़ें विस्तार से बताया गया है। आप मूवी को 5 मिनट अगर देख लेंगे तो पूरी मूवी जब तक खत्म नहीं होगा तो आपको मतलब उसे छोड़ने का मन नहीं करेगा। आप मूवी को ज़रूर देखिएगा। फिलहाल यहाँ पर आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पर पुरस्कार की हम लोग बात कर रहे थे सहस्त्र रामानुजन पुरस्कार की, लेकिन इसके अतिरिक्त हाल ही में जो पुरस्कार दिए गए हैं, जो वितरित हुआ है, उसमें आपको ध्यान रखना है। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो कि इम्पोर्टेंट है, ये नरेंद्र मोदी को दिया गया और द्वितीय लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो यहाँ पे हमने हालांकि नहीं लिखा है, वो दिया गया आशा भोसले को हाल ही में। ये ध्यान रखिएगा, पहला संस्करण नरेंद्र मोदी को, 2023 में आशा भोसले को। टेम्पल्टन पुरस्कार 2023 की बात करें तो एडना अदन इस्माइल को दिया गया जो कि सोमाली के रहने वाले हैं। पेन पिंटर पुरस्कार की बात करें तो माइकल रोसेन को दिया गया, ये ब्रिटिश लेखक है जो कि इंग्लैंड के हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जो दिया गया ये जॉर्जी गोस्पोंटिनो को दिया गया जो कि बुल्गारिया के हैं। और बीपीएससी ट्री वाला एग्जाम जो भी हाल ही में आयोजित हुआ था शिक्षक भर्ती वाला, वहां पर ये प्रश्न पूछा गया था। जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी को दिया गया और उसके अतिरिक्त गवर्नर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला 2023 का, ये शक्तिकांत दास को मिला। 15वां एनी अवार्ड 2023 थल्लफील प्रदीप को मिला। यहाँ पर जो हमने ये गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार की बात किया है, ये दूसरी बार है जब किसी आरबीआई गवर्नर को ये पुरस्कार मिला है। पहली बार 2015 में आरबीआई के गवर्नर जो थे रघुराम राजन, तत्कालीन गवर्नर, उन्हें ये सम्मान दिया गया था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गवर्नर ऑफ द ईयर की। अच्छा सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड के अंतर्गत ये पुरस्कार इन्हें मिला, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जो मिला मतलब बैंक की हम ये बात कर रहे हैं, तो 2023 में यूक्रेन के नेशनल बैंक को बैंक ऑफ द ईयर चुना गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 11वां प्रश्न है कि किस देश ने चाइना से अपनी सुरक्षा के लिए हाइकून नामक एक पनडुब्बी का अनावरण किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये अनावरण अभी हाल ही में ताइवान ने किया है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चीन के साथ जारी तनाव के बीच संभावित हमलों से सुरक्षा करने के लिए, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ताइवान ने हाइकून नामक एक पनडुब्बी तैयार किया है। ये यहाँ से ध्यान रखें। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है बंदरगाह शहर काओसुंग में इस पनडुब्बी का अनावरण किया गया और ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन है जिन्होंने इस उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। अब यहाँ पर जो पनडुब्बी की चर्चा हुई है, देखिए पनडुब्बी को भी लेकर आपके बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। ये जरूरी नहीं कि जो चीजें हम आपको प्रश्न में दे रहे हैं, लिख के दे रहे हैं, वही चीज एग्जाम में आए। कुछ भरवली भी बोला जाता है, वो भी चीजें एग्जाम में आती है। पनडुब्बी को लेकर हमने विस्तार से चर्चा किया था। जो टाइटन नामक पनडुब्बी थी, जो टाइटेनिक को देखने के लिए गई थी, टाइटेनिक का जो मलबा है वो देखने के लिए गई थी और वो ब्लास्ट कर गई, एक्सप्लोजन हुआ था उसमें। और इसको लेकर हमने भरवली आपको बताया था, आपको याद होगा जो क्लासेस को रेगुलर देखते हैं। और वही चीजें बीपीएससी एग्जाम में पूछा है, हालांकि हम लिख के आपको नहीं दिए थे, तो वहां पर पनडुब्बी का नाम पूछा था, उसका नाम क्या था? टाइटन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन बरकरार रखिएगा। अगर औरों से बेहतर करना है तो एक जगह फोकस्ड रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में जीवन का आधार आपका पौष्टिक आहार नामक एक पुस्तिका का विमोचन किया गया? इस पुस्तिका का विमोचन अभी हाल ही में किया गया है सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये भी एक सवाल है। तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो आपको ध्यान रखें, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में जीवन का आधार आपका पौष्टिक आहार नामक एक पुस्तिका का विमोचन किया। हालांकि इस पुस्तिका के लेखक के बारे में या फिर लेखिका के बारे में पूछा जा सकता है। वास्तव में देखें, इस पुस्तक के जो लेखक है यह है ललित गुप्ता। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, इनका नाम है ललित गुप्ता। और इस पुस्तक में स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में जानकारी दी गई है, यानी कि इस पुस्तक की ये विषय वस्तु है। अगले कुछ पॉइंट की हम बात करें यहाँ पर,
अगले कुछ पॉइंट की हम यहाँ पर बात करें तो वो चीज़ यहाँ पर दर्शाया गया है। हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट है कि मुख्यमंत्री संबल योजना की शुरुआत अभी हाल ही में 4 सितंबर 2023 को हिमाचल प्रदेश के द्वारा ही किया गया था। अब ये मुख्यमंत्री संबल योजना क्या है? दरअसल यहाँ पर इस बारे में लिखा गया, इसका मूल उद्देश्य राज्य के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, ये इसका मूल उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त सुखविंदर सिंह सुक्खू की हम बात करें, जो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये 15वें मुख्यमंत्री हैं और ये कांग्रेस पार्टी से दिसंबर 2022 में ये 15वें मुख्यमंत्री बने हिमाचल प्रदेश के। तो यहाँ पर ये 12 प्रश्न कंप्लीट होता है। अब चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में आईसीसीआर ने वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों अब यहाँ पर हम आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं, खास करके वैसे छात्रों को जो बिहार में खास करके बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, दरअसल 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो 2024 में होना निर्धारित है, ये संभवतः 2024 में ही आयोजित होगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में देखा गया कि कंटिन्यू एग्जाम हो रहे हैं। तो प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट करना है और एक कॉपी तैयार कीजिए। जो चीजें मैं आपको बतलाऊंगा आपसे नोट कीजिएगा। अच्छा, कोई लोग नोट तैयार नहीं करना चाहते, इसका नोट भी आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए इस कोर्स में मिलेगा क्या क्या। तो इस सारे सेक्शन से सिलेबस आधारित नोट्स, संपूर्ण बिहार जीके, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज, दोबारा कहीं से भी ये कोई भी मटेरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर, सेक्शनल टेस्ट, टेस्ट सीरीज, वो सभी हम आपको इस कोर्स में मूल रूप से देने वाले हैं। जो कोर बेनिफिट मिलेगा आपको, ये सारी चीज यहाँ से आपको मिलेगा। लेकिन इन सब के अतिरिक्त जो हम आपके साथ डेली बेसिस पर लगे रहेंगे, इसकी शुरुआत जो होगी मैं आपको बता दूं, ये शुरू होगा 10 अक्टूबर से। 10 अक्टूबर से डेली क्विज, डेली नोट्स, वीकली टेस्ट और डाउट क्लास आपका होगा एप्लीकेशन पर। ठीक है, ये कोर्स में सभी चीजें आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी और 10 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होगी। जो भी छात्र ज्वाइन करना चाहते हैं इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो तमाम मटेरियल आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो पीडीएफ फॉर्मेट में, ये सभी चीजें आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। हिस्ट्री का पीडीएफ है, 3 खंड में है, ये पर्याप्त है आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए। सारी चीजें विस्तार से इसमें दी गई है। इसके अतिरिक्त और भी कई सारे सेक्शन है जो यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पीडीएफ है जो हम यहाँ पर आपको देंगे। इसी में आपका मासिक करंट अफेयर्स का भी पत्रिका हमारे द्वारा जो जारी होता है वो आपको मिलने वाला है। तो 10 अक्टूबर ये ध्यान रखिएगा, 10 अक्टूबर, ठीक है, 10 अक्टूबर से इसकी प्रॉपर तरीके से शुरुआत हो जाएगी इस कोर्स के और हम चीजें आपको विस्तार पूर्वक देने वाले हैं। हालांकि वीडियो अभी भी बीच में आपको मिलेंगी, लेकिन रेगुलर वे में 10 अक्टूबर से शुरू होगा। और जो भी छात्र प्रिपरेशन अपनी बेहतर तरीके से करना चाह रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा पूरी शिद्दत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ। हम आपके साथ कार्य करेंगे और हमने जो चीजें आपको रेगुलर 3-4 वर्षों में दिया है, उससे बेहतर तरीके से हम आपको चीजें देंगे। ये हमारा आपसे 100% वादा है और सिलेक्शन आपका मतलब कंफर्म होगा, ये हम पूरा प्रयास करेंगे, हमारी टीम पूरा प्रयास करेगी और चीजें यहाँ से आपको बेहतर तरीके से मिलने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।